ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। थार गाड़ी से स्टंट करना इन दिनों जैसे फैशन सा बन गया है, लेकिन उत्तराखंड के देहरादून में पिकनिक मनाने पहुंचे कुछ युवकों के लिए यह स्टंट करना जानलेवा साबित हो गया और गाड़ी को जो नुकसान हुआ वो अलग। दरअसल युवक नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने 14 लाख की थार को बीच नदी में घुसा दिया। सांग नदी का बहाव इतना तेज था कि थार बीच मझधार में फंस गई। युवक शराब पीने के बाद नदी के तेज बहाव में स्टंट करना चाहते थे और थार को नदी के पार पहुंचाना चाहते थे, लेकिन नदी का वेग इतना तेज था कि थार तो थार, युवक भी नदी में बह गए। वो तो गनीमत रही कि युवक किसी तरह नदी से बाहर निकल आए, लेकिन थार सांग नदी के प्रचंड सैलाब में फंसी रह गई। बहरहाल नदी के बीचों बीच फंसी थार निकली या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन स्टंट कर रहे युवकों की हेकड़ी जरूर निकल गई। जब जब मानसून आता है तब तक उत्तर भारत में कई ऐसे इलाके हैं जिनका डूबना तय माना जाता है। इसी में से एक है इटावा का मैनपुरी अंडरपास, जो इस बार भी तालाब बन गया और कई लोगों की जान मुसीबत में फंस गई। बारिश होती गई और हर बार की तरह इटावा का ये मैनपुरी अंडरपास बारिश के पानी में डूबता गया। खतरे की बात यह थी कि एक बस भी इसी पानी में फंसी हुई थी। हालांकि पानी और ज्यादा भरता उससे पहले ही बस में मौजूद सवारियों को उतार दिया गया और अब बाहर निकाल लिया गया। लेकिन बड़ी बात ये रही कि अंडरपास के दोनों तरफ इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, जबकि हर कोई जानता है कि ये अंडरपास बारिश के बाद भर जाता है। इन्होंने नहीं रोका। अच्छा, प्रशासन नहीं लगा था वहाँ पर? नहीं, कोई नहीं लगा और मतलब वो किसी को पता नहीं था। जब सारे यात्री बस से निकल गए तो बुलडोजर से खींचकर बस को बाहर निकाला गया। ये बस सफाई पीजीआई के मेडिकल स्टाफ की है, जो करीब 35 कर्मचारियों को इटावा छोड़ने आ रही थी। शराबबंदी वाले बिहार में तस्कर शराब बेचने के नए नए तरीके, नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि शराब छिपाने का एक तरीका ये भी हो सकता है। इस पिकअप वैन को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सब्जी मंडी में सब्जियां बेचने जा रहा है, लेकिन जब पुलिस ने पिकअप को रोककर तलाशी ली तो पता लगा कि सब्जियों की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सब्जी के आड़ में कहीं शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। लिहाजा जब पुलिस टीम ने छापा मारा तो करीब 2000 लीटर बियर की बोतलें मिली। इधर पुलिस को देखते ही पिकअप चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया। पुलिस ने 1 किलोमीटर तक उसका पीछा भी किया, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। शराब के नशे में कुछ लोग कई बार हदें पार कर जाते हैं। एक ऐसा ही नजारा दिखा एक वाइन शॉप पर, जहां शराब लेने के जोश में एक शख्स ऐसा बावला हुआ कि उसकी जान आफत में आ गई। जरा इस वीडियो को देखिए। इन भाई साहब को शराब खरीदने की इतनी जल्दी थी कि इन्होंने काउंटर पर लगी ग्रिल में अपनी गर्दन घुसा दी। हाथ में बोतल आने के बाद जब जनाब ने निकलने की कोशिश की तो चीख निकल आई, क्योंकि इनकी गर्दन ग्रिल में बुरी तरह से फंस चुकी थी। गर्दन इधर उधर घुमाकर निकालने की कोशिश नाकाम रही। जनाब की जान मुसीबत में देख आसपास के लोगों ने ग्रिल में लगे सरिये को खींचा, तब जाकर इनकी गर्दन निकल पाई। ये वीडियो कहां का है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इंदौर में देर रात नशे में धुत कुछ युवक और युवतियों ने जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस उन्हें थाने लेकर गई, लेकिन यहां भी युवतियां पुलिस से उलझती हुई नजर आई, जिसका वीडियो वायरल हो गया। हुआ यूं कि पारसी मोहल्ला में देर रात 2 युवक शराब पीकर पीजी में रहने वाली लड़कियों के घर में घुस गए, जिसकी भनक मोहल्ले के लोगों को लग गई। पहले तो हंगामा हुआ, फिर मारपीट हुई। इस बीच पुलिस आई और युवकों को उठाकर ले गई। ठीक इसके बाद ही वो लड़कियां भी थाने पहुंच गई, जिनके घर युवक आए थे। इस दौरान युवतियों ने न केवल थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की, बल्कि अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। लड़कियों का आरोप है कि पुलिस बिना कोई वजह से युवकों को उठा कर ले आई, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। बदसलूकी और बवाल के बीच पुलिस ने आरोपी युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। इधर यूपी के अलीगढ़ में एक महिला ने अपने आशिक को तमंचा देकर अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने अब दोनों को हिरासत में ले लिया है। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि आरोपी ने खुद ही थाने में जाकर सरेंडर किया।
दरअसल मीना का अपने प्रेमी से करीब 8 साल से प्रेम संबंध था, जिसे लेकर कई बार विवाद भी हुआ था। आए दिन रोज झगड़ों से तंग आकर मीना ने अपने पति को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और किसी तरह से अपने प्रेमी मनोज को तमंचा दिलवा दिया और सुरेश की हत्या कर दी। इस बीच गोली की आवाज सुनकर आए भाई ने बचाने की कोशिश की तो आरोपी ने तमंचे से उस पर भी फायर कर दिया, लेकिन वो बाल-बाल बच गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी और मृतक की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस आरोपी पिता को हिरासत में लेकर अब पूछताछ कर रही है। दिल दहला देने वाली ये वारदात सोसाइटी के फ्लैट नंबर E157 में हुई, जहां परिवार काफी वक्त से रह रहा था। दरअसल राधिका के पिता को उसका सोशल मीडिया पर रील बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इस बार दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि पिता ने राधिका को मौत के घाट उतार दिया। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग फ्लैट की तरफ भागे। अंदर देखा तो राधिका खून से लथपथ कमरे में पड़ी थी। राधिका को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधिका एक अच्छी टेनिस प्लेयर थी, लेकिन रील बनाना उसे अच्छा लगता था। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। यूपी में कांवड़ रूट पर जैसे जैसे दुकानों की जांच हो रही है, नाम को लेकर विवाद बढ़ रहा है। नया विवाद मुरादाबाद के नीलकंठ ढाबे को लेकर है। इस ढाबे पर भगवान नीलकंठ की तस्वीर लगी है, लेकिन जांच में पता चला कि नीलकंठ फैमिली ढाबे का कोई हिंदू कनेक्शन नहीं है, बल्कि इसके मालिक शराफत हुसैन है। ये ढाबा यूपी के मुरादाबाद रामपुर हाईवे पर है। कांवड़ रूट पर दुकानों की जांच करते हुए जब सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम इस ढाबे पर पहुंची तो ढाबे के मालिक के नाम का खुलासा हुआ। नीलकंठ फैमिली ढाबा के मालिक का नाम शराफत हुसैन है, जो कई सालों से इस ढाबे को नीलकंठ नाम से संचालित कर रहे हैं। इनका रजिस्ट्रेशन है, इनका जो है फूड सेफ्टी कनेक्टेड यहाँ चिपकाया गया, यहाँ नीलकंठ ढाबा है और इनके प्रोप्राइटर शराफत है। जांच टीम से नाम को लेकर जब सवाल पूछा गया कि शराफत हुसैन नीलकंठ नाम से ढाबा क्यों चला रहे हैं, तो इस पर जांच अधिकारी ने कहा, इनको बता दिया गया कि अपना या तो उस नाम को चेंज करें और या तो बंद करें। जांच टीम को कानून के मुताबिक कुछ गलत नहीं मिला, लेकिन नीलकंठ नाम को लेकर साफ साफ कह दिया कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो एक्शन होगा। और ये जो नीलकंठ है, इनके लिए बता दिया गया कि अपने नाम का चेंज नहीं करेंगे तो बंद करा दिया। मुरादाबाद के नीलकंठ ढाबे की जांच के बाद जैसे ही अधिकारी वहां से रवाना हुए, उनके निर्देश का असर तुरंत दिखा। ढाबा मालिक शराफत हुसैन ने बिना देर किए नाम को हटवा दिया। शराफत हुसैन ने पेंटर बुलाकर ढाबे के बाहर जहां जहां नीलकंठ लिखा हुआ था उसे पेंट करवा दिया और बोर्ड को भी हटवा दिया। विभाग वाले आए, बोले बंद करो, मैं बंद कर दिया साहब। वो कह रहे नाम चेंज कर दो, अपने नाम से चलाओ। मैंने कहा सर अभी लो, नाम हमने तुरंत ही खत्म कर दिया। आपने नाम से खोलेंगे, कोई सा भी नाम रखें, अपना रखूंगा, तो फिलहाल बंद कर दिया। पहले और अब की तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि पहचान को लेकर चलाए जा रहे अभियान का असर कितना जल्द हुआ। शराफत हुसैन का नीलकंठ ढाबा अब हिंदू नाम से नहीं किसी और नाम से चलेगा। दूसरी तरफ हरियाणा के यमुनानगर में कुछ लोगों ने कांवड़ियों की गाड़ी पर हमला कर दिया। ये तब हुआ जब कुछ कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर पंचकूला जा रहे थे और यमुनानगर के बिलासपुर इलाके में रुके हुए थे। तभी कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। हमलावरों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। कांवड़ियों ने आरोप लगाया कि बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर शराब की बोतल रख दी और जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने गाड़ी पर हमला कर दिया। वो बंदे जी 6 थे जी। कावड़ी कितने? कावड़ी हम 3 है जी। हमने पीछे भाग के जान बचाई जी, जंगल पीछे। घटना के बाद वहां कांवड़ियों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। हाँ, हरिद्वार से मेरठ के रास्ते पर बड़ी संख्या में कांवड़िए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ कांवड़िए ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर हर किसी की नजर बस ठहर जा रही है। इन्हीं में से एक है ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़, जो पहलगाम आतंकी हमले से लेकर राफेल तक के नजारे समेटे हुए है। इस कांवड़ में भारत माता की तस्वीर भी है, जो एक महिला की मांग में सिंदूर भरते हुए दिखाई दे रही है। इसके ठीक बगल में राफेल है, सेना के टैंक दिखाए गए हैं। खास बात यह है कि इस कांवड़ को तैयार करने वालों में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। यहाँ तक कि ये कांवड़ मेरठ की एक मस्जिद के बाहर तैयार हुई है। आजकल लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन गाड़ी को खड़ी करने के लिए उन्हें जगह नहीं मिलती। मेरठ के 2 भाई भी इसी को लेकर कई दिनों से परेशान थे, लेकिन उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर कार खड़ी करने के लिए जगह मिल जाएगी तो वो कांवड़ लेकर आएंगे। इन दोनों भाइयों की कार पार्किंग वाली समस्या का समाधान हुआ। बस फिर क्या था, इन्होंने 151 किलो की कांवड़ उठा ली। गौरव और अभिषेक नाम के ये दोनों भाई मेरठ के रहने वाले हैं, जो हरिद्वार से कांवड़ लेकर आए हैं। इनका कहना है कि भगवान भोलेनाथ ने इनकी कार पार्किंग की दिक्कत का समाधान कर दिया। 2 महीने पहले ही पूरी हुई है
कि ये था हमारे वाहन खड़े करने के लिए जगह नहीं रहती थी। गाड़ी हम कभी यहाँ खड़ी करते थे, वहाँ दूसरों की सुनते थे। भोले बाबा से कहीं भी जाते थे हम यही मांगते थे कि हमारी गाड़ी खड़ी करने के लिए एक जगह हो, छोटा सा घेर हो अपना। वो भोले बाबा ने हमारी विशेष पूरी करी। एक हमारा घेर लिया भी गया, हैंड टू हैंड बनाया भी, और सभी वाहन हमारे वहाँ खड़े भी हो गए। गली में गाड़ी खड़ी करने के लिए अक्सर झगड़ा होता था, लेकिन अब वो समस्या सुलझ गई है और ये दोनों भाई भोलेनाथ को इसका श्रेय दे रहे हैं। इस वक्त कांवड़ियों का जोश हाई है। हरिद्वार से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने हर किसी का दिल छू लिया। पालकी के एक सिरे पर 4 घड़ों में गंगा जल है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बुजुर्ग महिला हाथ जोड़े बैठी है। तस्वीरें हरिद्वार से आई है, जहां संजू बाबा नाम का एक शख्स अपनी मां पुष्पा देवी को पालकी में बैठाकर ले जा रहा है। संजू बाबा अलीगढ़ के बिलखोरा गांव का रहने वाला है, जो हरिद्वार में अपनी मां को दर्शन करवाकर अब अपने घर लौट रहा है। मां पुष्पा देवी को भी अपने बेटे पर नाज है, क्योंकि केवल ये भक्ति नहीं बल्कि संस्कार, समर्पण और सेवा का अद्भुत उदाहरण है जो संजू बाबा समाज के सामने पेश कर रहे हैं। यूपी सरकार ने ठान लिया है कि जब तक छांगुर बाबा की अवैध संपत्तियों को पूरी तरह से तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक उसे छोड़ा नहीं जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर गरजा और बचे हुए अवैध हिस्से को मिट्टी में मिलाया गया। जरा सोचिए, छांगुर बाबा ने धर्मांतरण का धंधा करते हुए कितनी अवैध संपत्ति बना ली थी। ये तो यूपी के बलरामपुर में सिर्फ एक जगह की तस्वीर है, जिसे हटाने में प्रशासन को 3 दिन लग गए। छांगुर बाबा का ये धर्मांतरण लोग पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर यहाँ काम कर रहे हैं। जो अगला हिस्सा है, और इस समय मैं पिछले हिस्से में मौजूद हूँ। अगला हिस्सा पहले और दूसरे दिन ढहा दिया गया था, ये पिछला हिस्सा है जिसे आज तीसरे दिन ढाया जा रहा है। यूपी के बलरामपुर में न सिर्फ ये सफेद इमारत गिराई गई, बल्कि छांगुर बाबा का पूरा साम्राज्य हिल गया है। पता चला है कि छांगुर बाबा ने लाखों रुपए की कीमत के विदेशी नस्ल के घोड़े और कुत्ते पाले हुए थे। ये सारी ऐश छांगुर बाबा धर्मांतरण से कमाए हुए पैसों के जरिए करता था। अब यूपी एटीएस ने छांगुर और नसरीन को रिमांड पर लिया है और पूछताछ में कई और चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। 7 दिन की रिमांड मिलने के बाद यूपी एटीएस छांगुर बाबा और नसरीन को लेकर एटीएस मुख्यालय पहुंची। 16 जुलाई की शाम 5 बजे तक दोनों एटीएस की रिमांड पर रहेंगे। अब एटीएस की सबसे पहली कोशिश इसके पूरे नेटवर्क का पता लगाने की है। इसके अलावा जैसे जैसे छांगुर की अवैध संपत्ति की डिटेल मिलेगी, उसे ध्वस्त किया जाएगा। इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था। काफ़ी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए हैं। जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं, उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि छांगुर बाबा नेपाल सीमा पर इस्लामिक दावा सेंटर और मदरसे खोलने की तैयारी में जुटा था, लेकिन उससे पहले ही इसका भांडा फूट गया। राजस्थान के जैसलमेर में छतरी निर्माण के दौरान 2 समुदाय आमने सामने आ गए। पुलिस की मौजूदगी में जमकर पत्थरबाजी की गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस वालों को भी पत्थर लगे हैं। हालांकि पत्थरबाजी के बीच पुलिस दोनों पक्षों को शांत कराने में जुटी थी, लेकिन पत्थर चलते रहे। पुलिस वाले भी पत्थरबाजी के बीच खुद को बचाते दिखे। इस तस्वीर को देखिए, एक तरफ बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी थी, दूसरी तरफ पुलिस थी। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन महिलाओं ने कानून हाथ में लेकर पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया। दरअसल ये विवाद छतरी लगाने को लेकर हुआ। बहुत पहले जैसलमेर के बासन पीर में राजपूत शहीदों की याद में स्मारक बनाए गए थे। मूर्तियों और लोगों के बैठने के लिए छतरी लगाई गई थी, जिसे एक पक्ष ने तोड़ दिया था। जब प्रशासन के साथ मिलकर स्थानीय लोगों ने फिर से शेड्स का निर्माण शुरू कराया, तो दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। गुरु पूर्णिमा का पर्व वैसे तो आज पूरे देश भर में मनाया गया, लेकिन वाराणसी से जो तस्वीर सामने आई वो सबसे अलग थी, क्योंकि यहाँ त्योहार में मुस्लिम धर्म की महिलाएं भी शामिल हुईं। नजारा पातालपुरी मठ का है। आसन पर जगत गुरु बालक देवाचार्य बैठे थे। गले में फूलों की माला थी और हाथ में पूजा की थाल लेकर मुस्लिम महिलाएं उनकी आरती उतार रही थीं। यानी पूरा माहौल सनातनी है। हर साल गुरु पूर्णिमा को हम लोग आरती करते हैं, उनसे भिक्षा लेते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। हम लोग कोई हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं। इस मठ में पहुंचने वाले मुस्लिम महिलाओं की संख्या 100 से ज्यादा थी, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया। इसी तरह ईसाई समुदाय के लोग भी यहाँ मौजूद रहे। तेलंगाना के किसान इन दिनों यूरिया की भारी कमी से परेशान हैं।
जिस जगह यूरिया मिल रहा है वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस बीच निर्मल जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यही तो हिंदुस्तान है जहां लोग कोई न कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। अब इन चप्पलों को देखिए, ये चप्पल बता रही है कि लाइन में कौन सा शख्स किस जगह पर लगा है। दरअसल हुआ ये कि सुबह तड़के ही लोग यूरिया लेने के लिए सेंटर पर पहुंच गए। ज्यादा देर तक खड़े रहने के बाद जब पैर दुखने लगे तो अपनी चप्पल उतारकर दूसरी जगह जाकर बैठ गए। आपके घर का बिजली बिल कितना आता होगा? गर्मी का सीजन है तो ज्यादा से ज्यादा 2000 या फिर 3000 रुपए, लेकिन मध्य प्रदेश में एक मामूली घर का बिजली बिल लाखों में आया है। जून महीने की बिजली यूनिट नोट करने के लिए जब कर्मचारी इस घर में पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि इस घर का बिजली बिल सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, बल्कि लाखों में था। इसी तरह 6 और घरों में भी लाखों रुपए का बिजली बिल आया है। ये कहानी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की है। हालांकि जब मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो स्मार्ट मीटर की जांच के आदेश दिए गए। अब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। यूपी में भगवान भरोसे बिजली, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का एक वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग योगी यहां पर यूपी की बिजली व्यवस्था पर तंज कस रहे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब मंत्री जी से बिजली कटौती पर सवाल किया गया तो वहां जय श्री राम के नाम की नारेबाजी होने लगी। ऊर्जा मंत्री का ये वीडियो यूपी के जौनपुर सुल्तानपुर बॉर्डर का है, जहां पर ऊर्जा मंत्री एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान लोगों ने उनके सामने बिजली कटौती का मुद्दा उठा दिया। इस सवाल पर ऊर्जा मंत्री अपनी 3 उंगलियां दिखाते हुए समस्या को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लगा कि लोग आगे सवाल नहीं करेंगे, लेकिन पब्लिक अपना दुखड़ा सुनाते जा रही थी। लोगों के सवाल पर ऊर्जा मंत्री हाथ जोड़ने लगे। इसी बीच हनुमान जी के प्रसाद को प्रमाण करते हुए नारेबाजी शुरू हो गई। इस नारेबाजी में जनता के सवालों का जवाब नहीं मिला और मंत्री जी जय श्री राम जय हनुमान का नारा लगाकर चले गए। बिहार में गोपाल खेमका की हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पटना में एक और कारोबारी की हत्या से हड़कंप मच गया। वारदात राजधानी पटना से 50 किलोमीटर दूर धाना गांव में हुई। बालू कारोबारी रमाकांत यादव घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे, तभी कुछ अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और मौके से फरार हो गए। रमाकांत यादव को घायल अवस्था में बेहटा के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि हत्या के पीछे का मकसद क्या हो सकता है, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। बहरहाल पुलिस मौके वारदात पर जाकर सबूतों की तलाश में जुटी है। दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन आए दिन हो रही हत्याओं से एक बार फिर सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जमशेदपुर पहुंचे झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को छात्राओं के विरोध का सामना करना पड़ा। रामदास सोरेन छात्र सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। समारोह के बाद जैसे ही मंत्री जी बाहर निकले, छात्राओं ने उन्हें घेर लिया और मंत्री जी के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। काहे चिंता कर रहे हैं आप गार्जियन हम लोग के तरह मैं बोल रहा हूँ, आपसे हम लोग आग्रह करने से आए हैं। दरअसल ये छात्र नई शिक्षा नीति को लेकर नाराज हैं। इस नीति के तहत इंटर कॉलेजों की पढ़ाई अब स्कूलों में करवाई जाएगी, यानी वो छात्र जो अभी कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें 6 महीने बाद स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। छात्रों ने आरोप लगाया कि सत्र के बीच में कॉलेज बदलने से उनकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा। आप लोग का भावना से अवगत, सर को दे दिए ना, क्या चीज मैं आपका भावना से अवगत हूँ। भावना से अवगत है, पहले आप बोलिए कि आप शिफ्टिंग नहीं होने दीजिएगा। छात्रों ने मांगे नहीं माने जाने पर सड़कों पर उतरने की धमकी दी। आंदोलन होगा, कुछ नहीं हो सकता मैम। इस बारे में जब मीडिया कर्मियों ने रामदास सोरेन से बात करने की कोशिश की तो वो बिना कुछ बोले वहां से चले गए। बिहार में जहां मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ बवाल मचा हुआ है, वहीं मधेपुरा से एक ऐसा वोटर ID कार्ड मिला है जो चुनाव आयोग की साख पर सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल मामला कल का है, जब विपक्षी दलों ने बिहार बंद का आह्वान किया था। इसी दौरान जयपाल पट्टी मोहल्ले के रहने वाले चंदन कुमार मीडिया के सामने पत्नी का वोटर ID कार्ड लेकर पहुंच गए। हैरानी वाली बात तो ये थी कि कार्ड में जहां चंदन कुमार की पत्नी की फोटो लगनी चाहिए थी, वहां फोटो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लगी हुई थी। चंदन कुमार ने ये भी बताया कि 2.5 महीने पहले जब पोस्ट ऑफिस के जरिए वोटर ID कार्ड आया तो लिफाफे पर नाम और अन्य विवरण उनकी पत्नी के ही थे,
लेकिन जब कार्ड खोला गया तो उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो छपी हुई थी। वोटर आईडी में अनजान व्यक्ति की तस्वीर गलती से आ सकती है, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो किसी आम महिला के कार्ड पर आना निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। उत्तराखंड में 25 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले उधम सिंह नगर में एक अलग ही मामला सामने आया। यहां गांव वालों ने अनोखे तरीके से एक समस्या का समाधान ढूंढ निकाला। मामला चंदन नगर ग्राम सभा का है। इस ग्राम सभा में 3 गांव आते हैं और रामबाग गांव से 2 लोगों ने प्रधान पद पर दावा ठोक दिया। अब गांव वालों को डर सताने लगा कि अगर एक ही गांव से 2 प्रत्याशी खड़े होंगे तो वोटों का बंटवारा हो जाएगा। इसी के चलते गांव वालों ने दोनों दावेदारों के बीच जनमत संग्रह करा दिया। इसके लिए ग्रामीणों ने 10 लोगों की चुनाव संचालन समिति का गठन किया, अपने खर्चे पर बैलेट पेपर छपवाए और घर घर जाकर वोट डलवाया। वोटिंग के बाद मतपेटी को सील करके चाबी तालाब में फेंक दी गई और मतपेटी मंदिर में रखवा दी गई। निर्धारित समय पर ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई और जिसे ज्यादा वोट मिले उसे प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया गया। पहाड़ों पर आज भी बारिश के बाद हुए भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई। उत्तराखंड और हिमाचल के साथ जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ टूटे, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। मंडी में कुछ सेकंड के भीतर ही पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे नीचे आने लगा। भूस्खलन के बाद पहाड़ों के हरे भरे पेड़ मलबे में तब्दील हो गए। मंडी के थुनाग में बीते दिनों आई तबाही के बाद अब इलाके में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आर्मी ने इलाके के लोगों के लिए राहत कैंप भी लगाए। इन कैंप्स में उन लोगों की देखभाल की जा रही है जिन्होंने प्राकृतिक आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। हिमाचल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 85 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 35 लोग अब भी लापता है। पहाड़ों में गाड़ी ले जाने वाले लोगों का कुल्लू में ये हाल हुआ। भारी बारिश के कारण मलबा सड़क पर आया और गाड़ी फंस गई। इस तरह जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर उरी हाईवे पर पहाड़ टूटे। हालांकि यहाँ कीचड़ की जगह पत्थर नीचे गिर रहे थे। अब उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में होने वाली बारिश की खबर भी आपको दिखाते हैं। बारिश की संभावनाओं के बीच पिछले रोज जो बादल बरसे उसने कई जगहों पर लोगों की जान खतरे में डाल दी। खतरे के बीच फंसी जिंदगी का ये वीडियो उत्तराखंड के देहरादून जिले से आया है। देख क्या मौके पे बनी वीडियो भी। वो गया आदमी भी गया, दूसरा वो गया आदमी। सफेद कमीज पहने ये 2 लोग देहरादून के टोरखाले इलाके में पानी के तेज बहाव को पार कर रहे थे। तभी इनमें से एक व्यक्ति का पैर फिसला और वो बहता चला गया। पानी में बहते बहते वो मौत के मुंह में जा ही रहा था कि तभी उसकी किस्मत चमकी और किसी चीज को पकड़कर उसने अपनी जान बचा ली। कार के अंदर बैठे लड़कों ने इस पूरे सीन को रिकॉर्ड किया। अब इस घटना का वीडियो वायरल है। आदमी गया वो। देहरादून में जैसे उस व्यक्ति की किस्मत अच्छी थी, ठीक उसी तरीके से मध्य प्रदेश के दमोह जिले में एक बस के अंदर बैठे यात्रियों की किस्मत ने उन्हें बचा लिया। वहां बस के ड्राइवर की वजह से 20 यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से ही ये बस एक उफनते नाले में जाने वाली थी। बारिश के दौरान इलाके के एक नाले पर बने पुल में 3 फीट तक पानी बह रहा था, फिर भी ड्राइवर ने पुल से बस दौड़ाई। बस आधी दूरी तक ही गई थी कि पानी के बहाव ने उसे अपनी ओर खींच लिया, लेकिन किस्मत देखिए, बस का अगला और पिछला हिस्सा अटक गया। पुलिया है, उसमें तेज बहाव के बाद भी पानी में घुसेड़ दिया और बड़ी घटना होते होते बची। बताया गया कि बस जब पानी में जाने से पहले अटक गई, उसके बाद पुलिस को फोन लगाया गया। इसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बस में फंसे 20 यात्रियों को बाहर निकाला और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बारिश के इस सीजन में जरूरी नहीं कि आप घर से निकलेंगे तभी मुसीबत में फंसेंगे। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्कूल जाने वाले बच्चे और अस्पताल में भर्ती मरीज भी पानी से परेशान दिखे। हरियाणा के रेवाड़ी में सरकारी अस्पताल के अंदर तक पानी भरा मिला। अस्पताल के कई वार्ड मरीजों के लिए बंद थे क्योंकि वहां पानी का कब्जा था। इसी अस्पताल में एक मरीज के पैरों में प्लास्टर लगा था, फिर भी वो पानी से भरे अस्पताल में चलने को मजबूर था। अस्पताल के मरीजों के साथ स्कूल के बच्चे भी पानी से परेशान दिखे। यूपी के महोबा में तेज बारिश के बाद एक प्राइमरी स्कूल की तस्वीर बदल गई। 2008 से स्कूल में हर साल पानी भरता है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ।
जम्मू कश्मीर के कठुआ में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं इसका असर रेल और सड़क यातायात पर भी पड़ा है। भारी बारिश के बाद लखनपुर इलाके में लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गया, जिससे वहां से गुजर रही एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। ये मालगाड़ी पंजाब से जम्मू जा रही थी, लेकिन लखनपुर में बेपटरी हो गई। अच्छी बात ये रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन मालगाड़ी के बेपटरी होने से जम्मू से दिल्ली की ओर जाने वाला रेलवे रूट प्रभावित हो गया। बहुत मात्रा में जो पत्थर आ गए हैं, वो उसके कारण जो है ट्रेन जो है पटरी से बिल्कुल नीचे हो गई है। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और मलबा हटाने और प्रभावित मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही बहाल करने के काम में जुट गए। हरियाणा के करनाल में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां गुरुग्राम से चंडीगढ़ की तरफ जा रही एक प्राइवेट बस ट्रक में घुस गई। इस हादसे में बस ड्राइवर की जान चली गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से ट्रक में घुस गया और ड्राइवर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ देर में पुलिस भी मौके पर पहुंची, जिसने ड्राइवर के शव को हाइड्रा के जरिए बाहर निकाला। यह हादसा कर्ण लेक के पास हुआ, जिसमें बस में बैठे कई यात्री भी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि बस ड्राइवर को नींद आने के चलते यह हादसा हुआ होगा। मुंबई में एक खबर ने 3 साल के मासूम बच्चे को उसके परिवार से मिला दिया। पुलिस और परिजन 12 घंटे तक बच्चे की तलाश में जुटे रहे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। एक महिला ने बच्चे को बचाकर उसके घर तक पहुंचाया। 3 साल का मासूम अकेले घर से निकल गया था। वो गली से निकलकर सड़क पर पहुंच गया और सीधी दिशा में चलता रहा। मुंबई के शिवाजी नगर इलाके में ऐसे ही अनजान सड़कों पर बहुत दूर तक चलता गया। 8 जुलाई को दोपहर में गायब हुआ ये मासूम दुकानों के सामने गुजरते हुए इधर उधर देखता रहा और छोटे छोटे कदमों से घर से काफी दूर तक चला गया। जब घर वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की तो कहीं नहीं मिला। फिर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस भी बच्चे को खोजने में नाकाम रही। सुबह के वक्त पुलिस के पास एक महिला का फोन आया और उसने बच्चे के मिलने की जानकारी दी। दरअसल रात में ही महिला ने बच्चे को अकेला देखकर अपने घर ले लिया था। सुबह के वक्त टीवी पर लापता होने की खबर देखने के बाद महिला ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद ये मासूम अपने परिवार के पास पहुंचा। आंध्र प्रदेश के एलुरु में एक फर्नीचर और गद्दा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग से किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। प्रचंड लपटें सब कुछ राख करने पर आमादा थी। घने धुएं को देखकर आसपास के लोगों में दहशत मच गई। गहरा काला धुआं मीलों दूर से दिखाई देता था। आग इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि फैक्ट्री के अंदर रह रहकर विस्फोट हो रहे थे। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 4 गाड़ियों को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे और क्यों लगी इसकी जांच की जा रही है, लेकिन काफी देर तक लोगों के बीच दहशत का माहौल बना रहा। घटना वन गया गुडेम में वन टाउन कैंसर अस्पताल के पास की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।